मंत्री लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी और आधी सजा पूरी करने के ग्राउंड पर हाईकोर्ट ने उन्हें यह जमानत दी है। हालांकि अभी दुमका ट्रेजरी से जुड़े मामले में उनकी सजा अभी चल रही है और उसमें अभी आधी सजा पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। हालांकि 9 नवंबर को दुमका मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद उनकी ओर से बेल पिटीशन दाखिल की जाएगी, जिसके बाद उन्हें जमानत मिलने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके चुनाव प्रचार की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस पर अब विराम लग गया है। तो 23 सितंबर 2017 से जेल में बंद है लालू प्रसाद। आधी सजा पूरी करने के बाद आज जमानत मिली है चाईबासा ट्रेजरी मामले में। हालांकि दुमका मामले में अभी भी सजा काट रहे हैं लालू प्रसाद यादव और आधी सजा पूरी होगी नवंबर में। इस लिहाज से 9 नवंबर को दुमका मामले में जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी और इसी ग्राउंड पर जमानत की मांग की जाएगी। लेकिन तब तक बिहार चुनाव संपन्न हो चुका होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लालू के समर्थकों में उत्साह देखा गया। रांची के केरी बंगले के बाहर समर्थकों ने आम लोगों के बीच मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को आज बेल मिला है। हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं कि हम लोग को न्यायपालिका पर भरोसा है और निश्चित रूप से हम लोग को एक ना एक दिन न्याय मिलेगा। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में सारे केसेज में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बरी भी होंगे। लालू जी का सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो गया, यानी कि उनको आज बेल ग्रांट हो गई इस केस में और 2 लाख रुपया की फाइन जमा करनी है और 50,000 दो सिक्योरिटी के साथ जो है बेल बाउंड भरना है। इसमें 7 साल की सजा हुई है। उसका 1 महीना अगले महीना 9 तारीख को उसका कंप्लीट हो रहा है, तो नवंबर में ही वो बाहर आ पाएंगे। वो दुमका से रिलेटेड है, RC 38A96। संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। रांची से सीधे रुख करेंगे संजय का। संजय, दुमका मामले में अभी भी सजा चल रही है, लेकिन जिस ग्राउंड पर जमानत दी गई है चाईबासा ट्रेजरी मामले में, उसी ग्राउंड के आधार पर दुमका मामले में भी जमानत की मांग की जाएगी और मुमकिन है कि जमानत मिल जाए, लेकिन उसके लिए अब 1 महीना का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सुमित, यही उम्मीद यहाँ नेता भी पाल रखे हैं कि इन्होंने, लगता है कि जो नेता यहाँ पहुँचे हैं केली बंगले के बाहर राजा नेता, एक ये जो जमानत का जो फैसला आया है चाईबासा ट्रेजरी मामले में, एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ जो नेता हैं कि जल्द ही लालू यहाँ जो पूरी तरह से बरी होंगे। हम कुछ नेताओं से बात करते हैं। लालू के करीबी सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं सुरेंद्र जी? बहुत ही अपार खुशी हो रहा है हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, और हम लोग शुरू से ही न्यायपालिका पर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का भरोसा था, सारे लोग का भरोसा था। और आप देखिएगा आने वाले समय में हमारे नेता को सभी केसों में बेल होगा और बरी भी होंगे। पटना से एक नेता जो टिकट के दावेदार भी हैं, बाकायदा वो मिठाई की टोकरी लेकर यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे आप? हम न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे लालू प्रसाद जी, बीमार लालू प्रसाद जी को संजीवनी बूटी देने का काम किया है उन्होंने, और इसके लिए हम उनके न्यायपालिका के बहुत आभारी हैं। हम सारे बिहार के सारे कार्यकर्ता, मतलब शब्द नहीं है कि हम न्यायपालिका के। किस विधानसभा से दावेदार? हम बड़हरिया विधानसभा से हैं। बड़हरिया विधानसभा से दावेदार भी हैं और सुबह से ही जो है इन्हें उम्मीद थी कि आज जमानत मिलेगी चाईबासा मामले में, मिठाई की टोकरी लेकर पहुँचे। नेताजी, आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी है कि आज साहब को चाईबासा सागर के मामले में जो है बेल मिला है। माननीय न्यायालय पर हमको भरोसा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भरोसा। सारे चाईबासा मामले में जो जमानत का आधार है, यही आधार क्या दुमका में भी जाएगा? निश्चित रूप से, और आने वाले समय में जो हमारे वकील हैं वो निश्चित रूप से फाइल करेंगे आने वाले समय में, उसमें भी हम लोग को न्याय मिलेगा। क्या उम्मीद लगा रहे हैं आपने? देखिए, जिस तरह पहले 2 केसों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्याय मिला, क्योंकि वो न्यायालय पे पूरा भरोसा करते हैं और आज तक न्यायालय के ऊपर ही भरोसा करते आ रहे हैं और करेंगे। और आगे जो एक केस बचा हुआ है
उसमें इसी प्रक्रिया के तहत, इसी नियम के तहत उसमें भी उनको जमानत जल्द ही मिलने वाला है। चलिए, उम्मीद है लालू समर्थकों को, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कि लालू प्रसाद यादव जल्द जेल से बाहर आएंगे। हालांकि नवंबर तक का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया संजय। आगे बढ़ते हैं। 3 नवंबर को होने वाले बेरमो और दुमका विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होते ही आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। 2 सीटों के लिए हो रहे इस उपचुनाव के लिए 9 से 16 अक्टूबर तक नामांकन पर्चा भरा जाएगा। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 19 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भरे जाएंगे। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना की वजह से खास एहतियात बरते जा रहे हैं। इसके तहत ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन नॉमिनेशन भी किया जा सकता है। दुमका और बेरमो में नोटिफिकेशन उपचुनाव के लिए हो गया है। आज से नॉमिनेशन प्रारंभ हो गया है और नॉमिनेशन का जो टाइमिंग है वो 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक है और जो सार्वजनिक अवकाश का दिन होता है उसको छोड़ करके कार्य दिवस में 11 से लेकर 3 बजे के बीच निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर के कोई भी जो इच्छुक हैं वो नॉमिनेशन कर सकते हैं। दुमका और बेरमो विधानसभा में आज से उपचुनाव का नामांकन शुरू हो गया। जेएमएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटरों में उत्साह का दावा करते हुए दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने भी बेरमो सीट से 1-2 दिन में प्रत्याशी के नाम की ऐलान की बात कही है। दुमका में दमदार कौन है ये आप समझिए इस आंकड़ों के जरिए। 22% आबादी शहरों में रहती है। 6.55% अनुसूचित जाति की आबादी है और 43.41% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। आदिवासी गढ़ है और दुमका माना जाता है जेएमएम का गढ़। वहीं बेरमो की 36% आबादी ग्रामीण है, बाकी 64% आबादी शहरी है। बेरमो में जो समीकरण है वो भी ये बताते हैं कि यहां पर भी दबदबा अनुसूचित जाति और जनजाति का है। उत्साह देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है, चाहे वो वहाँ की ग्रामीण जनता हो या हमारी कार्यकर्ता हो और हमारे उम्मीदवार भी मुस्तैद हैं। तैयारी पूरी पुख्ता है। मुझे लगता है कि जीत का मार्जिन कितना का होगा, कितना ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, उसकी ही कवायद है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश में जो भी पदाधिकारी हैं एक कोर ग्रुप बेरमो में जाकर के चुनाव का संचालन भी करेगी, ऐसे अध्यक्ष जी का मंतव्य भी आया है और पूरी तरह से हम जमीन पर काम कर रहे हैं। वो हमारी सीट है। राजेंद्र बाबू के किए गए कार्यों का एक परिणाम वहाँ जनता देने जा रही है। आज से नॉमिनेशन शुरू हुआ है। चुनाव समिति बैठी थी और उसके बाद अधिकृत किया था अध्यक्ष जी, विधायक दल नेता और संगठन महामंत्री जी को, और उन्होंने दिल्ली भेज दिया है। 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। आज से तो नॉमिनेशन ही चालू हुआ है। जेएमएम की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के फैसले पर रांची सांसद संजय सेठ ने तंज कसा है और उन्होंने झारखंड निर्माण के विरोध में उतरे लालू के बयानों की याद दिलाई। साथ ही झारखंड में आरजेडी अध्यक्ष को 5 स्टार सुविधा मुहैया कराने पर सवाल भी उठाए। वहीं दुमका और बेरमो उपचुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया। कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। क्यों, कैसे कि हाँ खुलेआम लोग मिल रहे और वही लालू प्रसाद यादव जी की खूब सेवा की, खूब वहां की सरकार ने खूब सेवा की। अब बदले में क्या मिला? अब जो व्यक्ति कहता मेरे लाश पे झारखंड बनेगा उसको सेवा कर रहे। और आप देखो ये तो होना ही है, क्योंकि विचारधारा दोनों की बिल्कुल अलग है। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। बिहार में महागठबंधन की सियासत भले ही पल पल बदल रही हो, लेकिन उसका असर केली बंगले पर साफ देखा जा सकता है। केली बंगले पर पिछले कुछ दिनों से भले ही आरजेडी नेताओं का जमावड़ा नहीं लग रहा हो, लेकिन सियासत के संदेश की गूंज साफ सुनी जा सकती है। बंगले के बाहर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। बिहार में भले ही चुनावी कुरुक्षेत्र सजा हो, लेकिन रिम्स के केली बंगले के बाहर खामोशी और
सन्नाटा पसरा है, लेकिन इस खामोशी में भी सियासी संदेश छिपा है। दरअसल बिहार में महागठबंधन के तहत एक तरह से चुनावी संघर्ष चल रहा है सत्ता वापसी को लेकर, लेकिन रिम्स में पूरी तरह खामोशी है। एक पिता के तौर पर लालू परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं कि आखिर 10 नवंबर को महागठबंधन से निकली तेजस्वी यात्रा कहां जाकर रुकेगी, और लालू परेशान हैं। उनके मन में एक ही बात चल रही है कि आखिर बिहार में पता नहीं क्या चल रहा था। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल दिल्ली में निधन हो गया। निधन के बाद दिल्ली स्थित 12 जनपथ आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई नेताओं और मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से झारखंड में भी शोक की लहर है। सभी राजनीतिक दलों ने दलीय सीमा से ऊपर उठकर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी जताई। गुरु जी से उनका काफी करीबी रिश्ता रहा, हेमंत जी से भी उनके काफी करीबी रिश्ते थे, और पार्टी का जो लाइन है, जो राजनीति का लाइन हम लोगों का है, करीब करीब वही लाइन रामविलास जी का था। जो समाज के जो पिछड़ी पंक्ति के लोग थे, उनके लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। एक व्यक्ति और राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, अपने दल के नेता नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक संस्था थे, और मुझे लगता है कि इस सदी में उनकी भरपाई संभव नहीं है। मृत्यु पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, उन्हें सदा सुमन अर्पित करता हूं। वैसे नेता बार बार जन्म नहीं लेते हैं। निश्चित रूप से उनकी याद हमेशा आती रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को भी दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बड़ी खबर रांची से है, जहां रिम्स में एक कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। रिम्स के मेडिसिन विभाग में बनाए गए कोविड वार्ड की यह घटना है, और दुखद बात यह है कि मरीज को प्यास लगी थी, लेकिन उसे वार्ड में पानी देने वाला कोई नहीं था। फोन पर महिला ने अपने पति से पानी मांगा, जिसके बाद पति पानी लेकर भी पहुंचा, लेकिन वार्ड का गेट बंद होने से उसे समय पर पानी नहीं दिया जा सका, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। मृत मरीज पिठौरिया के हसरपेड़ा की रहने वाली थी। इस घटना ने रिम्स के कोविड वार्ड में बद इंतजामी की एक बार फिर पोल खोल दी है, जहां तमाम निर्देशों के बाद भी हालात में सुधार नहीं हो रहे। सोचिए, पानी, एक मरीज को पानी नहीं मिल पाता है और प्यास लगती है, वो पानी मांगती रहती है, वहां पानी देने वाला कोई नहीं रहता है। उसके बाद वो अपने पति को फोन करती है, पति दौड़ा दौड़ा पानी लेकर आता है, लेकिन गेट बंद रहता है, और पानी नहीं मिलने से और हालत खराब हो जाती है, मरीज की मौत हो जाती है। ये बद इंतजामी, बेशर्मी है रिम्स प्रबंधन की। तमाम निर्देश दिए गए, दावे किए गए, लेकिन दावों की हकीकत देखिए कि प्यास लगती है मरीज को और पानी नहीं मिल पाता है। रिम्स के कोविड वार्ड में बद इंतजामी पर न्यूज़ 18 के सवाल, आखिर वार्ड में पानी का इंतजाम क्यों नहीं था? पानी के लिए तो बोला हमको पानी प्यास लग रहा है, तो हम बोले अच्छा ठीक है, बोतल लेके आते हैं। और हम बोतल लेके आए, और ये जो गेट है ना, उस जगह गेट घुसने के लिए, तो वहाँ बाहर से लॉक किया हुआ। हाँ, उसके बाद हम आए, नहीं दे पाए, नहीं दे, मर गया। सवाल है कि आखिर वार्ड में पानी का इंतजाम क्यों नहीं था? पानी जो कि बेसिक नीड है, किसी भी अस्पताल में कहीं भी पानी जरूर मरीज को मुहैया कराया जाता है, लेकिन पानी नहीं था। ड्यूटी से नर्सें नदारद क्यों थी? कोई वहां पर मौजूद क्यों नहीं था? मरीज को समय पर क्यों नहीं मिल सका पानी? और कोविड वार्ड के गेट पर भी कोई गार्ड क्यों नहीं था? क्योंकि पति जब दौड़ा दौड़ा पानी लेकर आया तो वहां भी कोई गेट खोलने के लिए नहीं था। और पानी के अभाव में मौत का जिम्मेदार कौन है? तमाम निर्देशों के बाद भी हालात सुधर क्यों नहीं रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। चर्चित सोशल एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी रांची में हिरासत में ले लिया गया है। एनआईए की मुंबई से आई टीम ने कल देर शाम में उनसे बगीचा स्थित उनके दफ्तर में पूछताछ की। 83 साल के स्टेन स्वामी पर भीमा कोरेगांव में दिए गए भाषण को लेकर एनआईए ने शिकंजा कसा है। एनआईए की टीम स्टेन स्वामी को लेकर एनआईए के कैंप कार्यालय पहुंची, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
वहीं स्टेन स्वामी को एनआईए ने ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जा सकती है। इससे पहले भी एनआईए की टीम ने उनके घर पर छापेमारी की थी, जिस दौरान कई सामानों को जब्त किया गया था। चतरा के पिपरवार थाना क्षेत्र में संचालित सीसीएल के अशोका कोल परियोजना परिसर में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जमीन विस्तारीकरण में जुटी सीसीएल की सर्वे टीम को टाना भगतों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंच पिपरवार थाना पुलिस की टीम ने टाना भगतों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इस दौरान पुलिस के साथ टाना भगतों की नोकझोंक भी हुई। आक्रोशित टाना भगत सुशील प्रबंधन पर जमीन के बदले नौकरी और मुआवजा देने में आनाकानी का आरोप लगा रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो भारत में 5G की सर्विस के लिए पूरी तरह से तैयार है। वे गुरुवार को टीएम फोरम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड सीरीज 2020 में बोल रहे थे। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर को 2G सर्विस देने में करीब 25 साल लग गए, लेकिन जियो ने केवल 3 साल में पूरे देश में 4G सर्विस पहुंचाई। जियो की वजह से भारत 155वें स्थान से दुनिया का सबसे ज्यादा डाटा यूजर्स वाला देश बन सका है। Before Jio, India was stuck with 2G technology, and Jio wanted to end India's data misery and unleash a digital revolution. We built a world-class, all-IP, future-proof digital network that delivers the highest speed and the best coverage across India. While it took 25 years for the Indian telecom industry to build its 2G network, Jio built its 4G network only in 3 years. And to ensure widespread adoption of data, we launched with the lowest data tariffs in the world and made voice services completely free for Jio users. Second, let me talk about devices. Before Jio, over 500 million Indians were left out of the digital movement because they couldn't afford smartphones and had to make do with 2G feature phones. Our young and talented Jio engineers rose to the challenge of designing the world's ultra-affordable breakthrough device called the Jio phone that provided a window to the world of limitless possibilities for over 100 million Indians in less than a year. Third, let me talk about digital applications and solutions. Right from day one, Jio offered a bouquet of mobile applications and solutions that offered our customers rich content spanning live TV, movies, music, news, magazines, in addition to other applications that addressed collaboration, financial services, payments, and so on. When we combined digital connectivity, digital devices, and digital applications and solutions, the results were amazing. Adding customers at a mind-boggling rate of 7 customers every second, Jio garnered 100 million customers in just 170 days of its launch. Simultaneously, we are preparing for rolling out 5G services across India. और इसी के